मैं बधाई देना चाहता हूं आजमगढ़ के अपने सभी नेताओं का। और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके, जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं 2 लोकसभा जिताई हैं। नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहाँ सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और ख़ासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिज़ाइन, फाइनेंशियल बिड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी, सरकार में LOI नहीं इशू हुआ था। हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और LOI इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद जी, रामा से विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था, उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है, वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज PGI के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी कि अपने लोगों को खुश कर सकें, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सकें। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था ख़त्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी ख़त्म होती है और आरक्षण ख़त्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाजवादी व्यवस्था, जहां हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और आर्थिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए सोशलिज्म, दोनों तरह की
आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए जो समाजवादी व्यवस्था लागू की है उसके खिलाफ ये लोग हैं। इसीलिए समय समय पर ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो लगता ये है कि उनकी फंडिंग किसी और ने की थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद है। ये रिसर्च का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च कर करके सच्चाई बताएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप पाएंगे कि कभी इन्होंने अपने स्थापना के समय पर अपने कार्यक्रमों को सहयोग करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का साथ लिया था, वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। और जहाँ तक आजमगढ़ के लगाव की बात है, बीजेपी के लोग दबे ही जवान से कहते हैं कि कहाँ हमें मुख्यमंत्री थोप दिया दूसरी पार्टी का। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य कभी नहीं थे, वो बीजेपी की स्थापना में भी शामिल नहीं थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना के लोग हैं। सर, आज आप आजमगढ़ में आए हैं, इतना जो पूर्वांचल का एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया और मंच से आपने पीडीए भवन का नाम भी रख दिया, तो सर इसको लेकर बहुत से लोगों के बहुत सुझाव थे। पीडीए भवन में जहाँ आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। किसका? ओम प्रकाश रात भर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसको जानने के लिए आपको एक कलम और कागज़ उठाना पड़ेगा और थोड़ा अपनी ही खबरों को दोबारा देखना और पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके गोरखपुर के बगल के ज़िले में एक एमएलसी कूटे गए। एक आईएएस जो मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास थे, जिन्हें जिम्मेदारी थी इंसेंटिव दिया जाए, वो इंसेंटिव नहीं मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे। तो ये नए तरह की व्यवस्था है जहां इंसेंटिव ही कमीशन है। और कभी कभी ओसीएम ने डीसीएम के पत्र देखे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कलम उठाएं, कागज उठाएं और देखिए उनके अधिकारी कैसे परेशान हैं। पहले यहाँ ट्रांसफ़र, फिर यहाँ ट्रांसफ़र, फिर यहाँ ट्रांसफ़र, फिर यहाँ ट्रांसफ़र। ये उजाले में नहीं होते। प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और जेपीएनआईसी को एनडीए के हैंडओवर कर दिया है। जो कमेटी थी उसको भी भंग कर दिया है। आज भी कैबिनेट में निर्णय लिया है। ये किसको दे दिया है? एनडीए को। वो एलडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो, क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। अब एलडीए को जब दे दिया गया है जेपीएनआईसी चलाने के लिए, एलडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने और चीज़ें बेची हैं या और चीज़ें चलाने के लिए दी हैं, मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन और शायद देश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट स्पेस जो क्रिएट किया था, वो बीजेपी की सरकार बनते ही बेच दिया गया था। जो प्लासियो मॉल है वो एलडीए का बनाया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट बने थे जो दूसरे विभाग ने बनाए थे,
लेकिन इस सरकार ने बेच दिए थे। मुझे लगता है एनडीए में जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा। इटावा वाली घटना पे भैया क्या कहेंगे, काफी खून पकड़ रहा है। इटावा में जिस तरीके से कथावाचक के साथ अपमान हुआ, उसको लेकर जिस तरीके से आपने उनको बुलाकर सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है जाति विशेष के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैं आपको कई घटनाएं बताता हूँ। बलिया में एक बार वन विभाग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाता तालाब में, और कई हफ्तों के प्रयास के बाद मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। तभी मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि उस गांव के नौजवान जो निषाद बिरादरी के थे, वो अपने कंधे पे रखे मगरमच्छ को ले जा रहे थे। मैंने बुलाया, उन्हें सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, एक बहादुर गौतम धौरारा में लेपर्ड, और वो लेपर्ड ही था, उससे लड़ता हुआ नजर आया, और उसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान बचा ली। सोचो, बहादुर आदमी को मैंने अपनी पार्टी के नेता को भेजा और उसकी मदद करके आए। इसी तरह आपने महोबा में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, प्रभुत्ववादी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अब उनके बराबर का सम्मान या बराबर का पहनावा पहन रहे हैं। सोचिए आप, जब आप विश्व गुरु की कल्पना करें, विकसित भारत की कल्पना करें, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, और अगर कोई नई शादी होकर के महिला किसी एक घर के सामने से निकलती है तो उसे इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि चप्पल उतार करके जाइए आप। सोचिए आप, आज के समय पर ये जो मनु महाराज ने कभी गड़बड़ की थी, कोई मनु महाराज आए थे, हालांकि ये तो दुर्वासा मुनि की धरती है, लेकिन एक मनु महाराज कोई आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। जो गड़बड़ किया मनु महाराज जी ने, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम सब लोग वो लोग हैं जो समय समय पे पीड़ित रहे हैं। हम लोगों को जानबूझ करके दुखी किया गया है, जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इसीलिए सब हम लोग एक दुख के या एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए पीढ़ी परिवार हमारा एक है। जहाँ तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हमारा संविधान, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए समाज में माहौल न बिगड़े और समाज में मैसेज गलत न जाए, क्योंकि उसके आसपास हमारा क्षेत्र रहा है। मैं रहा हूँ, एमपी वहाँ से नेताजी रहे, वो घर की जगह है। तो इसलिए उन परिवार को बुला करके मैंने सम्मानित किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके आँख नहीं, कठेरिया समाज का, यहाँ पर कठेरिया नहीं होते हैं, लेकिन एससी वर्ग में आते हैं, उसमें तो हर्जन एक्ट लगना चाहिए था। बताइए हर्जन एक्ट क्यों नहीं लगा? अगर संविधान से बीजेपी के लोग चल रहे होते तो हर्जन एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? क्योंकि उस व्यवस्था से नहीं चलना चाहते हैं और उनका मनोबल जो गिरा था। कोई कल्पना कर सकता है आपके बाल काट दे, चुटिया काट दे? अरे भाई, किसी के चुटिया नहीं है तो नहीं कटेगी चुटिया, लेकिन अगर चुटिया कट जाए तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका मनोबल और सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो हमने उसका सम्मान दिया। निराश न हो वो लोग, एक मिनट, अरे निराश न हो वो लोग, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब जो महंगे लोग हैं, जो कथावाचक हैं महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार, एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा, भागवत गीता, गदा। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा? बताओ, कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं,
मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहाँ से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर अरेंजमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के, राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। भैया तो सर गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है, ब्लड डोनेशन का सर फर्जी तरीके से। ऐसा है जो मैंने देखा है, सो मुझे किसी ने भेजा था। मैं उससे कहूँगा कि KGMU में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूँगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में KGMU में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे और किसी गरीब को दिलवा देंगे। सर निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी पे। कौन? निशांत दुबे जी। ये तो सही कहा उन्होंने, अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी पार्टी में, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। ये पॉडकास्ट में सर कहा। नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। गृह मंत्री को कहा है कि अभी गृह मंत्री को अवसर मिलेगा, अभी गृह मंत्री को अवसर बाकी है। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का सर चुनाव बिहार में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए, 1 लाख। सॉरी 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात ये है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर हम माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज़ उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज़ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। और बताओ नाम, देखिए आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ दिलवा दें। सर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर? बीजेपी से सावधान रहिए। सर आपने जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? इंडिया गठबंधन, PDA की रणनीति, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। सर आपने वोटर लिस्ट की जो बात की है, वोटर लिस्ट की जो बात की है, बनाए जा रहे हैं और उससे चेक किया जा रहा है क्या? यात्रा के दौरान QR कोड से, और कई एसपी महाराज ऐसे लोग हैं खुद जाकर वहाँ चेक कर रहे हैं और इस तरीके का आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्वगुरु तो बन लो। विश्वगुरु बना रही थी, और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज। और ये जितने लोग साथी बैठे हैं, कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा, ये भी जानते होंगे, दिल्ली से आए हैं। कोविड टाइम में चैनल में जिन जिन का वेतन कम हुआ, बहुत कमों का बढ़ा होगा, वरना कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। और अब तो ये सुनने में आया है कि कोविड के टाइम में जो वो लगी थी वैक्सीन, हमने तो मना किया था, लेकिन बीजेपी ने लगवा दी सबको। तो अब आंकड़े NCRB ने क्या दिए हैं कि इतने लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं। और हालांकि हमें किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी साइंटिस्ट पे सवाल नहीं खड़ा करना है। हमें ये जानकारी मिली है, किसी ने दी है, किसी साइंटिस्ट ने दी है। अगर साइंटिस्ट मिलेंगे तो साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट को बता देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन, उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई, ICMR के लोगों ने। सर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर ये जो
ब्लॉक प्रमुख जिस तरीके से चुनाव होता है उसमें भी हेर फेर बदल करने की फिराक में है सरकार। जनता से चुनाव कराने की बात की जा रही है। ये हमारे मंत्री रहे 10-15 साल पंचायती राज, ये चुनाव शुरू होते ही ये बात आती है। जब चुनाव हो जाता है फिर वो सदस्य वगैरह अपना जानते हो। अब ये बात मुझे मत बुलवाओ। सुनिए, जब उनका जन्मदिन होगा तो हम भी उन्हें बधाई देंगे। नहीं, अभी तो जन्मदिन की बधाई दी जा रही है एक दूसरे को। सर, आपने भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाया। इसी आजमगढ़ में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने जो है सीएमओ का आरोप लगाया, बड़े अधिकारियों से जो है। नहीं, एक जिले में नहीं, ये सही कह रहे हैं, एक जिले में नहीं, कई जिलों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, डीएम सीएमओ पे, सीएमओ डीएम पर, और फिर हटा दिए गए सीएमओ कानपुर में। अच्छा, पुलिस को पकड़ रही है। वो बलिया का थाना कौन सा है बताओ? पुलिस को जाना पड़ा पुलिस को पकड़ने के लिए। और इनकम क्या थी सोचिए आप। अगर देवरिया का कोई हो तो बताओ कितनी दुकानें खुल गई वहाँ, और थाने की कमाई आप सोच नहीं सकते हो। सर, अभी आपने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है। अच्छा, मंत्री को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ओसीएम डीसीएम को परेशान कर रहे हैं, डीसीएम ओसीएम को परेशान कर रहे हैं। ये तो जानते हो गए आप। डीसीएम डिप्टी सीएम, ओसीएम मीन्स आउटगोइंग सीएम। सर, अभी लोकसभा चुनाव ये रिकॉर्ड कई चुनाव का रहा है, तो अभी आपने मंच से भी इस बात को कहा है, तो क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, मेरी बात मत मानो, पीडीए मजबूत हो गया, ये बात स्वीकार करिए आप। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई थी, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति, आप अपने एआई में चैट जीपीटी तो होगा आप पे, अगर आपने दूसरा वाला लिया होगा, फ्री वाले में भी आ जाएगा आंकड़ा, पैसे वाला खरीदे वो भी आएगा। केवल आप ये उसमें ऐड कर दीजिए कि इनकम्बेंसी इतनी होगी बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी को 5,000 से लेकर 10,000 वोट हर विधानसभा में बढ़ जाएगा। तो जब 5,000 से 10,000 वोट बढ़ेगा, और मैं दोनों बातें कहता हूँ, 22 के चुनाव में भी ऐड कर दो, 24 के चुनाव में भी, और रिजल्ट देख लो आप। इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, आप लोग आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये फैसला लेकर के आई है जिसमें 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में और 25,000 युवाओं को बाहर नौकरी दी जाएगी, उनको विदेश भेजा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री तो विदेश जाने के खिलाफ थे। अगर आपको याद हो, विधानसभा में ये विदेश जाने के खिलाफ हैं। एक मिनट, ये विदेश जाने के खिलाफ हैं, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा ये बताता है कि भारत से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8 लाख साल में, 8 लाख, और 8 लाख में कई लाख तो नौकरी ले लेते हैं वहीं पर। तो ये क्या दे रहे हैं नौकरी? वो तो अपने आप नौकरी ले रहे हैं। जैसे यहाँ भेजा था, इजराइल यहाँ तो नहीं भेजा ना, यहाँ रशिया आजमगढ़ के नहीं भेजे थे, तो बेचारा एक मर गया। बताओ, आप अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे। हाँ, ये तो अध्यक्ष जी गए थे गांव में। आप बताओ, अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे हैं आप अपने बहादुर जवानों को कहाँ भेज रहे हो? नौजवानों को जो यहाँ दूध दही खा करके मजबूत हुए हैं, जो ताकतवर हुए हैं यहाँ पर खेतों में और सड़कों पे मेहनत करके, उन्हें दूसरे देश में भेज रहे हैं उनकी सीमा की रक्षा करने के लिए, और अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे। बताओ, अब वो बात हम कह दें तो बुरा लगेगा। सर, आपने एक बार कहा था, और ये हमारे जो साथी 5,000 का पूछ रहा है, ये बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं, बच्चियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के वो तमाम बूथ निकलवाए किन किन गाँव में हैं, जिन जिन बूथों पर ये हारे उन्हीं गाँव के स्कूल बंद कर दिए। सर, पिछली बार आप आए थे तो आपने ये सवाल उठाया था। आपस में आज कैबिनेट में कनेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़? हिमाचल एक्सप्रेस में और आगरा को आपस में कनेक्ट करने का आज। अरे भाई, ये कोई नया फैसला नहीं है, ये यूपीडा से पहले से तय था। ये कौन सी नई चीज़ कर रहे हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री जानते नहीं है एक्सप्रेस से कैसे बनाया जाता है? कितनी बार बताएं, आप तो लखनऊ वाले हो। अच्छा सर, एक बार अच्छा, आप बताओ। अच्छा, हाँ मत बोलना, लेकिन मैं चेहरे पे ही पढ़ लूँगा आपके।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अच्छा है कि पूर्वांचल का? देखिए अच्छा बताइए, आप बताइए विकसित भारत, शौचालय इतने से, क्योंकि सच्चे बता रहे हैं अरे रुक जाओ भाई, मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है? आप देखिए ना सरकार का विजन क्या है। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो हमें पता था कि आपको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी शौचालय, खाने पीने की जगह की। इतने बड़े स्थान बनाए जहाँ लगे कि हाँ बड़े सम्मान के साथ लोग उतरे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं और अपने खा पी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बनाए हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी सोच के हिसाब से बनाए हैं। उनकी सोच छोटी है, दिल छोटा है, तो उन्हें शौचालय भी सब छोटे बना दिए। अच्छा सर, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ने भी भ्रष्टाचार का मामला सीएम के खिलाफ और एफिडेविट देकर उठाया। अरे यार सड़कों पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। बहुत बवाल मचा है, सरकार कह रही है नाम किसी भी हालत में बताना ही होगा। देखिए ये कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करने। अगर बीजेपी के लोग धार्मिक होते, देखिए बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीज़ें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए जब मैंने ये देखा कि 7,000 से ज़्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे ख़त्म हो गए थे, कई परिवारों में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों को इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने और उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की ज़रूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ा देते और टेक ऑफ कर जाते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थीं उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी की सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे और समय बचाने से ज़्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक हैं, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में वहाँ के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरी शंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को कि मंदिर मत धो मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। अभी भी सोचो छुआछूत कितनी बड़ी बात है। जब आप विकसित भारत बनना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, और छुआछूत की बात करोगे, दलितों के साथ भेदभाव करोगे, आदि आबादी के साथ भेदभाव करोगे आप, तो ये जो लोग हैं ये एक दिन आपको भी ख़त्म कर देंगे। इसलिए आप भी बचिए। लेकिन शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो कथा कहने का जो हक है वो ब्राह्मणों को है, और दूसरी बात की जो धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने कहा है कि अगर हम कथा अच्छा मुझे ये बता दो, अच्छा चलो मैं आपका सवाल का जवाब है, जैन और बुद्ध को क्या मानोगे? हिंदू मानोगे नहीं मानोगे? तो बस बताइए हमें। अगर बहस लंबी करनी तो आ जाओ, बहस कर लो।
तो इसलिए शंकराचार्य जी से हम बहस नहीं कर सकते, वो धर्म के सबसे बड़े वो हैं। लेकिन हम लोग विकास हैं, ये फील्ड हमारा नहीं है, रिलीजन हमारा फील्ड नहीं है, हमारा एक्सप्रेस वे फील्ड है। और योगी जी और सरकार और बीजेपी का फील्ड डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए देखो उनकी सड़क देख लो आप क्या बनी है, 2 लेन। और सुनने में आया है कि अभी तक तो हालांकि मजाक वाली बात नहीं है, किसी की तकलीफ़ और परेशानी में हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फ़ोटो की बीमारी देखिए क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को योगी समझते थे, एक दिन मैंने देखा एक्सरे देख रहे हैं तो मुझे लगा ये डॉक्टर भी हो गए। रविदास मल्होत्रा और स्टेशन साहब ने बोला है कि बीजेपी और आतंकी में कोई अंतर नहीं है, तो क्या है? ये तो बहुत पुरानी बात है। अब बताओ किसी की आप चुटिया काट लोगे, उसको क्या नाम देंगे बताओ? सर, जिस तरीके से बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर बयानबाजी करता है, हेट स्पीच देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर देता है या विधायक देता है तो उसकी सदस्यता न चली जाती है। ये इसलिए ये मुझे दुख है इस बात का कि संविधान के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। चाहे वो रमाकांत यादव हों, अब्बास हों, मोहम्मद आजम खान साहब हों, या हमारी पार्टी का इरफान सोलंकी हो। आप पता करिए, आप मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ गुरसाईगंज की, हमारे यहाँ टाउन एरिया का चुनाव था गुरसाईगंज का, मैं वीडियो देता हूँ आपको, सड़क पे पड़े हुए हज़ारों आधार कार्ड देता हूँ। पूरी बीजेपी मिलकर के हमें हराने के लिए नकली आधार बना रही थी, नकली आधार वोटिंग के दिन। और जिस पत्रकार को चाहिए वो वीडियो लेना, या आपके मित्र होंगे कन्नौज में गुरसाई, उनसे लेना वीडियो। और आप खुद जानते होंगे बीजेपी के लोग वोट वाले दिन आधार नकली बनाते हैं। नकली रुक जाओ, भागो मत यार, हैं? तो आपसे ये आधार बनाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बोलते हैं, ANI वाले से पूछ लो क्या कहते हैं। ANI वाला है कहाँ है? अच्छा होगा कहीं तो अच्छा, अरे इधर छिपे हो तुम ठीक है वहीं रहना मत दिखाना कुछ नई चीज़। असली पीडीए जो है एनडीए में है, क्योंकि हम साथ में हैं, संजय निषाद जी हैं और पटेल जी हैं साथ में, तो असली पीडीए में। अब ये लड़ाई तो जनता बताएगी। और देखिए एक मिनट, देखिए जानते तो आप भी हो, नहीं सच्चाई तो आप भी जानते हो, क्योंकि देखिए पूरी सुनवाई होगी और हम इस जगह पर, स्थान पे ऐसा इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है आजकल किसी गरीब की मदद करना। और हम अपनी पार्टी के संगठन के लोगों से भी कहेंगे, अगर कोई भी आए सूचना दे, कई बार व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं, कई बार जानकारी पूरी किसी और माध्यम से भी मेल भेज देते हैं, तो हम लोग लगातार काम करते हैं, मदद करते हैं। अगर ऐसी कोई असुविधा है तो हम लोग देख लेंगे। पिछले बार सर आपने ये कहा था कि नक्शा नहीं पास है, जिलाधिकारी से आपने रिक्वेस्ट की थी, नक्शा पास हो गया। अब नक्शा नहीं पास होगा तब भी बनाएंगे, क्योंकि पत्रकार कह रहे हैं बनाओ क्योंकि नहीं रुक जाइए, रुक जाओ भाई, अब ये बता दें, देखिए प्लिंथ तक बनाने में कोई कानून नहीं है, प्लिंथ तक तो बना ही देंगे। और फिर हमारे पत्रकार साथी जब कह रहे हैं कि बनाओ, तो हम बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए। कहाँ पर? हाँ, तो कोई मुकदमा होगा, वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा, कोई वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा। पूजा धर्मेंद्र जी की और इन लोगों ने पूजा की, और हम तो घर पूजा करे आते हैं। नहीं, अभी तो पार्टी के लोगों ने की, सबने की शिलान्यास, हमारे पंडित जी हमने कर दी, और क्या है, पूजा पूरी विधि विधान के साथ हुई है। नहीं, और अगर कहीं कोई और अनुष्ठान करना हो तो बता देना, सड़क पे नींबू डालना हो तो डाल देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।